नमस्कार मित्रों, आज हम विषय हिंदी में कक्षा 9 का एकम नंबर 19 महाकवि कालिदास के बारे में देखेंगे, जिसके लेखक हैं नरपत बारहट हड़वेचा। कालिदास का नाम सुनते ही हमें संस्कृत याद आ जाता है, क्योंकि कालिदास हैं वह कोई हिंदी साहित्यकार नहीं है, वह एक संस्कृत साहित्य के सम्राट हैं। कहा जाता है कि कालिदास के बिना संस्कृत अधूरा है। अपितु कालिदास के जैसे और भी कुछ कवि नाट्यकार साहित्यकार हैं, जैसे कि कवि बाण, जिसकी कादंबरी कृति ख्यातनाम है। दूसरा है भास, जिसके 13 नाटक हैं, और एक है भारवी, जिसका किरातार्जुनीयम, और जयदेव, जो गीत गोविंद के नाम एक कृति है उसके ख्यातनाम, और एक है माघ, जिसका शिशुपाल वधम यह नाटक ख्यातनाम है। कालिदास के भी 3 नाटक, 2 खंड काव्य और 2 महाकाव्य मिलकर 7 कृति उसके नाम पर ख्यातनाम है। देखा जाए तो कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। इस कृति के द्वारा संदेश मिलता है कि किसी भी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना चाहिए नहीं, क्योंकि वह मौका पाते ही एक हीरे की तरह चमकने लगता है। यहाँ ये बुद्धू माना जाने वाला ये कालिदास हैं, वह कैसे महाकवि बन जाता है, इसकी भी रोचक बात है। इसके अलावा कालिदास के कृतियों के बारे में भी है, उसके जन्म स्थान और उसके परिचय भी यहाँ दिया गया है। देखें, आप सब अपनी किताब खुली रखें ताकि अच्छी तरह से हम इस एकम को समझ सकें। देखिए, यहाँ लिखा है महाकवि कालिदास। महाकवि, महान कवि, कवि तो हैं लेकिन कैसा है, महान है। तो एक समास है, कर्मधारय समास, महापुरुष की तरह कभी कभी ये पूछा जाता है। और कवि शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री। कवयित्री, कभी कभी हम कवियत्री लगते हैं, लेकिन ये गलत है। तो ये शब्द 2 खास ध्यान रखें। देखें, कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। हमने बताया ना कि कालिदास नाम सुनते ही हमें संस्कृत याद आ जाता है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कालिदास संस्कृत साहित्यकार हैं। उसके जन्म, उसके कवन के बारे में हम कुछ जानते नहीं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। स्वयं कवि कालिदास ने भी अपने विषय में कुछ लिखा नहीं। ये प्राचीन संस्कृत साहित्यकार हैं। मूलतः सभी ऐसे थे कि जिससे अपने नाम की कोई पड़ी नहीं थी। वह तो लोगों की सेवा कैसे कर सके, लोगों को अपना संदेश कैसे दे सके, यही उसका मूल उद्देश्य था। आज के कवि हैं, आज के लेखक हैं, वह कोई लेख लिखते हैं या पुस्तक लिखते हैं तो अपने जन्म के बारे में, अपने जन्म स्थान के बारे में पहले पन्ने पर छपवा देते हैं, अपनी ख्याति। लेकिन ऐसे प्राचीन संत कवि हैं न, उन लोगों को
अपनी ख्याति की कोई पड़ी नहीं थी। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। हमने बताया ना कि बाण भी एक कालिदास जैसा ही साहित्यकार है संस्कृत, जिसकी कादंबरी ख्यातनाम कृति है। लेकिन एक और भी कृति है हर्षचरित। अब हर्षचरित की रचना जब बाण ने की ने, तो यह हर्षचरित कृति के अंदर शुरू में बाण ने कालिदास के नाम का उल्लेख किया है। इसलिए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कालिदास हैं वह कवि बाण के पहले हुए हैं। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर वह स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। अभिभावक बच्चों के पारिवारिक रक्षक। अभिभावक का अर्थ क्या होता है? बच्चों के पारिवारिक रक्षक। कालिदास ने भी एक स्थान पर अभिभावक रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया। यह कौन सा विक्रम, इस बात अभी पूरी तरह पता नहीं चला। यह विक्रम तो लिखा, लेकिन राजा विक्रम जो भोज के समय में हुए वह, और एक दूसरा है विक्रमादित्य, ये दोनों में से कौन विक्रम, ये अभी तक स्पष्ट पता चलता नहीं। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। इसलिए ये दो विक्रम, राजा भोज विक्रम और दूसरा विक्रमादित्य, ये दोनों का समकालीन मानकर, समकालीन एक समय में हुए, शब्द समूह एक शब्द है, एक समय में हुए, जिसको बोलते हैं समकालीन, मानकर कितने ही कथाओं का नायक बनाया गया। राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कई कृतियों का नायक उसे बनाया गया है। नायक मतलब नेता, नेतृत्व करने वाला। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। विविध भाषाओं में पहली भाषा संस्कृत है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और इसके बाद दूसरी भाषाओं का जन्म हुआ है। इसलिए अन्य कुछ भाषाओं के अंदर भी पहेलियाँ, लोक कथाओं और विद्वता, उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है अन्य और भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में भी। अब उसके जन्म के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करें तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, क्योंकि कालिदास ने अपने जो 7 ख्यातनाम कृतियाँ लिखी हैं, लेकिन किसी भी कृति में उसने अपने जन्म स्थान के बारे में कोई नाम लिखा नहीं, कोई उल्लेख दिया नहीं। इसलिए उसके जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक ही पता चलता है, कुछ आधार स्तंभों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, जो आज उज्जैन कहते हैं, जहाँ कुंभ मेला लगता है, पहला नाम था उज्जयिनी, आज हम उसको उज्जैन बोलते हैं। तो कुछ विद्वानों ने, विद्वान मतलब पंडित, कुछ पंडितों ने कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, और वह उज्जैन स्थान है, वह कालिदास का जन्म स्थान सही माना जाता है कुछ प्रमाणभूत आधारों के कारण। और आधार भी कैसे हैं? क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैन को विशेष दर्शनीय कहा है। क्योंकि एक मेघदूत है जो कालिदास का खंड काव्य है, और वह मेघदूत काव्य के अंदर कालिदास ने उज्जैन नगरी का विशेष दर्शनीय कहा है। दर्शनीय, दर्शन, इसका विशेषण होता है दर्शनीय।
देखने लायक। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से ही जाने के लिए बादल को अनुरोध किया है। देखिए अनुरोध, आग्रह। इसके अंदर कवि कालिदास ने एक यक्ष के द्वारा बादलों को अपनी विरहिणी पत्नी को संदेशा भेजा है। इसलिए उज्जैन का रास्ता लंबा है, लेकिन फिर भी बादल को उज्जैन नगरी पर से ही जाने का अनुरोध, आग्रह किया है। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उसी समय उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। कब? जब कालिदास ने यक्ष को नायक बनाकर यक्ष की विरहिणी पत्नी को बादलों के द्वारा संदेशा भेजा, मतलब जब यह मेघदूत काव्य की रचना हुई, उसी समय उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। यहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। यहाँ की प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर थी। चरम सीमा मतलब पूरी ऊंचाई, पूर्ण ऊंचाई, और उन्नति प्रगति। और उन्नति का विरोधी होता है अवनति, और प्रगति का होता है अधोगति। लेकिन ये शब्द गुजराती में उपयोग होता है उसको, प्रगति, अधोगति, उन्नति, अवनति, उन्नति समानार्थी है प्रगति। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। आज जो विक्रम संवत चलता है वह विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम से चलता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य कितना महान राजा होगा कि जिसके नाम से आज भी विक्रम संवत चलता। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्य का ठीक ठीक पता चलता है। और ऐसा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में सोने के सिक्के चलवाए थे। और जिस राज्य में सोने के सिक्के चलते हो भला वह राज्य कितना सुखी है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। देखिए, जहां चलन में सोना चलता हो वह राज्य चाहे कितना सुखी होगा। तो इसके आधार पर हम उसके राज्यकाल, उसके शासनकाल कितना सुंदर होगा, इसका ठीक ठीक अंदाजा या पता चलता है हमें। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। देखिए, सुंदर बात बताई कि राजा विक्रमादित्य के समय में ये हमारे देश में जितना वैभव मतलब धन दौलत, मतलब देश जितना सुखी था, जितनी साहित्य कला की उन्नति हुई उतनी उन्नति आज तक नहीं हुई। इसका मतलब कि कला और साहित्य का विक्रमादित्य राजा शौकीन होगा। इसलिए राजा विक्रमादित्य के समय में हमारा देश सुखी भी था, कला और साहित्य की उन्नति भी हुई थी। एक से बढ़कर एक कवि, देखिए, एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक। देखिए, वैज्ञानिक उसी समय भी होता था। जो नई खोज करे वह वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य
और संगीत के अच्छे जानकार थे। देखिए राजा विक्रमादित्य था ने, वह स्वयं संगीत, साहित्य, कला का शौकीन था। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई। संस्कृत साहित्य का प्रचार प्रसार उन्नति भी विक्रमादित्य के समय में हुई थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। एक शब्द आया बुद्धू। इसका मूर्ख उत्तर होता है मूर्ख। बुद्धू का समानार्थी शब्द है मूर्ख और मूर्ख का विरोधी होता है पंडित। तो अपने पूर्व जीवन में बुद्धू जाने माने वाले कालिदास जब छोटे थे तब बुद्धू माने जाने वाले थे, एक मूर्ख माना जाता था। लेकिन बाद में वह कालिदास विक्रमादित्य दरबारी के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। राजा विक्रम थे न, उसके दरबार में ऐसे 9 कवि थे। उन सारे दरबारियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे। मैंने बताया ना कि 9 कवि थे, उन 9 कवि में कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। उनके अलावा भी उनके दरबार में 8 कवि थे जो नवरत्न कहलाते थे। देखिए एक शब्द आया नवरत्न। रत्न तो हैं लेकिन कितने हैं? 9, संख्यावाचक शब्द है। हम उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास बनता है। हमने आगे व्याकरण में समास के बारे में बताया है। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक वह निरक्षर थे। निरक्षर अनपढ़, निवत्ताक्षर निरक्षर। निरक्षर की संधि होती है अक्षर, निअक्षर निरक्षर, वह उसकी संधि है। तो वे युवावस्था तक निरक्षर थे। बचपन में कालिदास अनपढ़ थे। जिस डाल पर वह बैठते थे उसी डाल को वे काटते थे। पेड़ पर चढ़ते और जिस डाल को काटते, आगे से काटते तो वह पीछे बैठते, और काटने के बाद वह डाल के साथ नीचे गिर जाए, वैसे मूर्ख थे। उतना भी पता नहीं कि मैं डाल को काटूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो उतने मूर्ख थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी। और इतने मूर्ख, इतने अनपढ़ होने के बावजूद भी कालिदास महाकवि कैसे बने? विक्रमादित्य के दरबारियों में 9 कवियों में सर्वश्रेष्ठ कैसे बने? उसने ऐसी ख्यातनाम 7 कृतियों की रचना कैसे की? इसकी भी एक कथा है और वह बड़ी विचित्र और रोचक है। रोचक, दिलचस्प, क्या है? दिलचस्प, हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए, हमारे हृदय को छू जाए, वैसी एक कहानी है। कहानी का कर्तवाचक होता है कहानीकार। उन दिनों शारदानंद नामक एक राजा थे। देखिए कालिदास महाकवि कैसे बने, इसके बारे में एक कथा है कि उन दिनों शारदानंद नामक एक राजा थे। कालिदास के समय में एक राजा था और जिस राजा का नाम क्या था? शारदानंद। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, और शारदानंद राजा को एक पुत्री थी और वह पुत्री गुणवान भी थी और विद्वान भी थी, जिसका नाम विधोत्मा था। जिसका नाम क्या था? विधोत्मा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। वह गुणवान भी थी, रूपवान भी थी और साथ साथ वह सुंदर भी थी।
उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली थी और इसके कारण विद्योत्मा की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उसके रूप, उसके गुण और उसके ज्ञान की ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। वह स्वरूपवान होने के कारण, वह गुणवान होने के कारण विद्योत्मा को अपने ज्ञान, रूप का घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। अपने शादी के बारे में, अपने विवाह के संबंध के बारे में उसने घोषणा कर रखी। घोषणा करना मतलब ऐलान करना कि जो कोई मुझे शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ, शास्त्र वत्ता अर्थ, इसकी संधि होती है शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ, शास्त्र संबंधी चर्चाएं उसको बोलते हैं, मैं हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। कि जो कोई पंडित मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। तो मित्रों, यह पहला भाग हम यहाँ तक रखते हैं। आगे की बात हम दूसरे टास्क के अंदर देखेंगे। थैंक यू।